हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, क्या आप महिला पर्यवेक्षक की तैयारी करते हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपको महिला पर्यवेक्षक से संबंधित ये जो सिलेबस है, प्रबंधकीय गुण, मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड यदि सब कुछ आता है, अगर आपको ऐसा लगता है तो एक मिनट रुकिए। ये वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि आपका जो तैयारी का लेवल है वो किस लेवल पर है और आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं प्रबंधकीय गुण के अंतर्गत जो हमारा तीसरा और चौथा टॉपिक है, नेतृत्व विकास और संप्रेषण की परिभाषा। इन सब इससे संबंधित दोस्तों आपको टोटल 15 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। जो नेतृत्व विकास का है वो टोटल 8 नंबर का आएगा और जो संप्रेषण से संबंधित है टोटल 7 नंबर का आएगा। और इन दोनों को मिला के 15 नंबर होते हैं दोस्तों। 15 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आएंगे और उन्हीं लेवल के क्वेश्चन को हमने आज यहाँ पे आपके सामने कलेक्ट करके लाया है। बाकी के इधर जो और टॉपिक हैं दोस्तों, इनके वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और यदि आप हमारे चैनल में डायरेक्ट विजिट करना चाहते हैं तो ये है हमारा चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम। यहाँ आप जाकर के वीडियो सेक्शन में और यहाँ आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी पिछले चैप्टर की। पूरी कंप्लीट एमसीक्यू हमने कराया हुआ है। और अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो प्लेलिस्ट में भी आपको यहाँ पे ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एमसीक्यू हम नाम से एक यहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। यहाँ पे आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, ये है हमारा तृतीय खंड प्रबंधकीय गुण का पार्ट 3 वीडियो। और इसमें आज हम करने वाले हैं यही नेतृत्व विकास, नेतृत्व क्षमता, गुण एवं कौशल, आंतरिक गवर्नेंस, समन्वय, समूह कार्य, टीम वर्क। और चौथा जो टॉपिक है वो है संप्रेषण की परिभाषा, प्रकृति, माध्यम एवं अवरोध। इसमें से दोस्तों कुल आपके 15 नंबर बनने वाले हैं। अगर आप ये एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए, ठीक है, तो आपके 15 नंबर कहीं भी जाने वाले नहीं हैं। आपको 15 नंबर एग्जैक्ट मिल जाएंगे इसमें से, ठीक है। और इस वीडियो से संबंधित आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कौन सा नेतृत्व सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि प्रभावी नेता वे होते हैं जिनके पास जन्मजात नेतृत्व गुण होते हैं? ऑप्शन है आकस्मिकता सिद्धांत, गुणात्मक सिद्धांत, परिवर्तनकारी नेतृत्व सिद्धांत या व्यवहारवादी सिद्धांत। तो दोस्तों, आपकी जो तैयारी है, अपनी तैयारी के लेवल के आधार पर अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप इनमें से किसको टिक करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गुणात्मक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेतृत्व कौशल भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अभिन्न अंग नहीं है? तो इसका ऑप्शन है आत्म जागरूकता, सामाजिक कौशल, सहानुभूति, तकनीकी दक्षता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, तकनीकी दक्षता। ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अभिन्न अंग नहीं है। बाकी जो है वो सभी भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस के अभिन्न अंग हैं, लेकिन तकनीकी दक्षता इसका भावनात्मक बुद्धिमत्ता से कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, फीडर नेतृत्व शैली किस सिद्धांत से सर्वाधिक संबंधित है? जो फीडर नेतृत्व शैली है तो किस सिद्धांत से सर्वाधिक संबंधित है? ऑप्शन है लेविन का नेतृत्व मॉडल, हर्सी ब्लैंचर्ड स्थित सापेक्ष नेतृत्व सिद्धांत, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप सिद्धांत या ग्रेट मैन थ्योरी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप सिद्धांत। दोस्तों, आप हमको कमेंट करके बताइएगा टोटल लास्ट में आपको टोटल कितने नंबर मिले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि इसमें हम टोटल 130 क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं। और आप वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा और कंटिन्यू देखिए। और हो सके तो आप साथ में अपने रफ पेन लेके बैठिए और वहाँ आप क्वेश्चन को नोट भी करते चलिएगा। और लास्ट में आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपके टोटल कितने नंबर के सही हुए हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपको और हाई लेवल के क्वेश्चन चाहिए या ये लेवल सही है तो भी हमको कमेंट करके आप बताइएगा कि आपका ये जो लेवल है तो किस लेवल का ये क्वेश्चन है और किस लेवल को आप पसंद करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमको आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक नेता अपने अनुयायियों को प्रेरित करने के लिए चार्म, व्यक्तिगत आदर्श और बौद्धिक
उत्तेजना का उपयोग करता है तो इसे किस प्रकार के नेतृत्व के रूप में माना जाता है? ऑप्शन है तानाशाही नेतृत्व, परिवर्तनकारी नेतृत्व, लेन देन आधारित नेतृत्व या स्वेच्छाकारी नेतृत्व। दोस्तों क्वेश्चन आपको नो डाउट बड़े क्वेश्चन मिल सकते हैं। क्वेश्चन आपको सिर्फ एक बार पढ़ के और आंसर नहीं देना है, आप क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए और उसके ऑप्शन को पढ़िए, तब जाके आप इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है परिवर्तनकारी नेतृत्व। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी LMX, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी नेतृत्व के किस पहलू पर केंद्रित है? तो ऑप्शन है नीति निर्माण प्रक्रियाएं, नेता और अनुयायियों के बीच व्यक्तिगत संबंध, संगठनात्मक ढांचा, औद्योगिक संबंध। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, नेता और अनुयायियों के बीच व्यक्तिगत संबंध। अगला क्वेश्चन है फ्रेड फीडलर के आकस्मिकता नेतृत्व सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व की प्रभावशीलता का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 में से जो पहला ऑप्शन है संगठन के वित्तीय संसाधनों पर, केवल समूह की कार्यक्षमता पर, नेता और समूह के संबंधों, कार्य संरचना एवं पद अधिकार पर, और नेता की व्यक्तिगत विशेषताओं पर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, नेता और समूह के संबंधों, कार्य संरचना एवं पद अधिकार पर। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बना है कि फ्रेड फीडलर के आकस्मिकता के सिद्धांत। अब इस क्वेश्चन से भी क्वेश्चन आपको बन सकता है। कैसे बन सकता है? जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि आकस्मिकता नेतृत्व का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फ्रेड फीडलर। तो क्वेश्चन से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो इस हिसाब से आपको तैयारी करना है। और दोस्तों आप बताइएगा कि जो क्वेश्चन का लेवल है तो कैसा है, किस लेवल का क्वेश्चन है, क्या ये लेवल सही है? क्योंकि हमने तो ऐसे लेवल सेलेक्ट किए हैं जो जिस लेवल का एग्ज़ाम में आने वाला है। ये पूरे के पूरे क्वेश्चन उसी लेवल के हैं और जो बोर्ड है तो इसी लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है। अगला क्वेश्चन है कौन सा नेतृत्व मॉडल यह सुझाव देता है कि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग नेतृत्व शैलियाँ प्रभावी होती हैं? ऑप्शन है ट्रेट थ्योरी, आकस्मिकता नेतृत्व सिद्धांत, पाथ गोल सिद्धांत या LMX सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकस्मिकता नेतृत्व सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ गया ना आकस्मिकता नेतृत्व सिद्धांत, इसको किसने दिया था? फ्रेड फीडलर ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण गुण नहीं माना जाता है? नेतृत्व का महत्वपूर्ण गुण नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आत्मकेंद्रिता, दूरदर्शिता, प्रभावी संचार या समस्या समाधान क्षमता। तो देखिए दोस्तों जो नेतृत्व का जो महत्वपूर्ण गुण नहीं है वो है आत्मकेंद्रितता। ठीक है, आत्मकेंद्रितता इसका सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेन देनात्मक नेतृत्व का मूल सिद्धांत क्या है? ऑप्शन है प्रेरणा और करिश्माई प्रभाव, अधिनायकवादी शासन, नैतिक निर्णय क्षमता, पुरस्कार और दंड प्रणाली के माध्यम से प्रदर्शन प्रबंधन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, पुरस्कार और दंड प्रणाली के माध्यम से प्रदर्शन प्रबंधन। अगला क्वेश्चन है सेवा नेतृत्व, सर्वेंट लीडरशिप। सेवा नेतृत्व की अवधारणा पर सबसे पहले किसने कार्य किया? ऑप्शन है कुर्ट लेविन, हर्सी और ब्लैंचर्ड, रॉबर्ट ग्रीनलीफ या फ्रेड फीडलर। तो दोस्तों जो सर्वेंट लीडरशिप की अवधारणा पर जो सबसे पहले कार्य किया है उन्होंने रॉबर्ट ग्रीनलीफ ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हर्सी और ब्लैंचर्ड की स्थिति सापेक्ष नेतृत्व सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख नेतृत्व शैली नहीं है? कोचिंग, रणनीतिक, समर्थन या निर्देशन। तो जो हर्सी और ब्लैंचर्ड की स्थिति सापेक्ष नेतृत्व सिद्धांत है तो इनकी ये जो प्रमुख नेतृत्व शैली नहीं है इनमें से वो है रणनीतिक, स्ट्रेटजिक। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कोचिंग है, समर्थन है और निर्देशन है, लेकिन रणनीतिक नहीं है। अगला क्वेश्चन है मिशन, दृष्टि और मूल्यों की स्पष्टता निम्नलिखित में से किस प्रकार के नेतृत्व की विशेषता है?
लोकतांत्रिक नेतृत्व, परिवर्तनकारी नेतृत्व, नौकरशाही नेतृत्व, लेन देनात्मक नेतृत्व। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, परिवर्तनकारी नेतृत्व। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नेतृत्व सिद्धांत यह मानता है कि लोग परिस्थितियों के आधार पर नेता बनते हैं, ना कि जन्मजात गुणों के कारण। तो कौन सा सिद्धांत ऐसा मानता है कि जो लोग नेता बनते हैं वो परिस्थितियों के आधार पर बनते हैं, जन्मजात गुणों के कारण नेता नहीं बनते। तो ऑप्शन है गुण सिद्धांत, व्यवहार सिद्धांत, आकस्मिकता सिद्धांत या ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। तो इसका जो राइट आंसर है वो है व्यवहार सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए में से कौन सा सामाजिक प्रभाव का एक प्रमुख घटक नहीं है? अनुनय, शक्ति, नियंत्रण, आत्मगोपनीयता। तो सामाजिक प्रभाव का एक प्रमुख घटक नहीं है, वो है आत्मगोपनीयता, सेल्फ कॉन्क्लीमेंट। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पूरे टॉपिक इधर कवर किए हैं हम। जितने भी क्वेश्चन हैं पूरे क्वेश्चन में हम सभी टॉपिक से क्वेश्चन उठाए हैं, और वीडियो जब आप बिना स्किप किए देखेंगे तभी आपको पूरे जो टॉपिक है तो क्लियर हो पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व क्षमता को विकसित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो नेतृत्व क्षमता को सबसे विकसित करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो क्या है? तकनीकी ज्ञान, लगातार सीखने और अनुकूलन करने की क्षमता, व्यक्तिगत करिश्मा या उच्च वित्तीय संसाधन। तो दोस्तों जो नेतृत्व क्षमता को विकसित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है लगातार सीखने और अनुकूलन करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सफल नेतृत्व में सशक्तिकरण की भूमिका क्या होती है? सफल नेतृत्व में सशक्तिकरण की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन है केवल नौकरशाही संगठनों में लागू होना, अनुशासनहीनता को बढ़ावा देता है, यह केवल उच्च पदस्थ अधिकारियों तक सीमित होता है, यह कर्मचारियों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता देता है। तो देखिए सफल नेतृत्व में सशक्तिकरण की भूमिका जो होती है वो है ऑप्शन नंबर डी, यह कर्मचारियों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व की दक्षता को किस प्रमुख तत्व से सबसे अधिक मापा जाता है? जो नेतृत्व की दक्षता है, लीडरशिप इफेक्टिवनेस है, तो इसको किससे मापा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, संगठन की उत्पादकता और अनुयायियों की संतुष्टि। ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामूहिक नेतृत्व, कलेक्टिव लीडरशिप। सामूहिक नेतृत्व की अवधारणा किस पर केंद्रित होती है? एकल नेता की शक्ति, नेतृत्व की जिम्मेदारी का वितरण, केवल शीर्ष प्रबंधन द्वारा निर्णय लेना, केवल औपचारिक नेतृत्व भूमिकाएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेतृत्व की जिम्मेदारी का वितरण। ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करिश्माई नेतृत्व की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है? जो करिश्माई नेतृत्व होता है इसकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है? नेता की कठोर अनुशासन नीति, संगठनात्मक पदानुक्रम का पालन, नेता की व्यक्तिगत दृष्टि और प्रेरणादायक क्षमता, केवल पारंपरिक मूल्यों का पालन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, नेता की व्यक्तिगत दृष्टि और प्रेरणादायक क्षमता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रेड फिडलर के आकस्मिकता सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व की प्रभावशीलता किन कारकों पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन है केवल नेता की व्यक्तिगत योग्यता पर, केवल संगठनात्मक संसाधनों पर, कार्य संरचना, नेता समूह संबंध और पद की शक्ति पर, या कर्मचारियों की संख्या और उनके अनुभव पर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य संरचना, नेता समूह संबंध और पद की शक्ति पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाथ गोल सिद्धांत के अनुसार एक प्रभावी नेता का मुख्य कार्य क्या है? तो पाथ गोल सिद्धांत के अनुसार एक प्रभावी नेता का जो प्रमुख कार्य है वो है ऑप्शन नंबर बी, कर्मचारियों के लिए कार्य का मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक नेतृत्व की मुख्य विशेषता क्या होती है? सभी निर्णय अकेले नेता द्वारा लिए जाते हैं,
कर्मचारियों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है, केवल सीनियर प्रबंधकों को नेतृत्व करने का अधिकार होता है, यह संगठन में कड़े अनुशासनिक नियम लागू किए जाते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, कर्मचारियों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। इसी का मतलब है लोकतांत्रिक नेतृत्व, डेमोक्रेटिक लीडरशिप। अगला क्वेश्चन है, विजनरी नेतृत्व का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? विजनरी नेतृत्व का प्रमुख उद्देश्य, तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन बड़े बड़े हैं, आप ऑप्शन पढ़ने के लिए आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करिए, सभी ऑप्शन को पढ़िए, इसके बाद करेक्ट ऑप्शन चूज करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। जो विजनरी नेतृत्व का प्रमुख उद्देश्य है वो है संगठन के दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण तैयार करना। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व की वह शैली जो दूसरों के मतों और विचारों को ध्यान में रखती है उसे क्या कहा जाता है? राजतंत्र, निरंकुश, लोकतांत्रिक या अहस्तक्षेप? तो दोस्तों ये जो नेतृत्व की वह शैली जो दूसरों के मतों और विचारों को भी ध्यान में रखती है उसे कहा जाता है लोकतांत्रिक। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नेतृत्व की विशेषता नहीं है? नेतृत्व की विशेषता कौन सी नहीं है? ऑप्शन है, यह एक व्यक्ति की दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता दिखाता है, नेतृत्व एक बार की प्रक्रिया है, यह संगठनात्मक लक्ष्यों की ओर ले जाता है, यह संगठन में वांछित परिवर्तन की ओर ले जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, नेतृत्व एक बार की प्रक्रिया है। ये नेतृत्व की विशेषता नहीं है। नेतृत्व ऐसा नहीं है कि आप एक बार लीडरशिप कर लिए तो सिर्फ एक ही बार, ऐसा नहीं है, ये इसकी विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नैतिक नेतृत्व का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो इथिकल लीडरशिप होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो यहाँ ऑप्शन है, केवल संगठन के आर्थिक लाभ को बढ़ाना, संगठन में नैतिक मूल्यों और ईमानदारी को बढ़ाना, कठोर नियमों का पालन करना, कर्मचारियों को पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ देना। तो दोस्तों जो इथिकल लीडरशिप होता है इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है संगठन में नैतिक मूल्यों और ईमानदारी को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नेतृत्व सिद्धांत मानता है कि लोग जन्मजात नेता होते हैं? यह कौन सा सिद्धांत मानता है? कौन सा नेतृत्व सिद्धांत मानता है कि लोग जन्मजात नेता होते हैं? व्यवहार सिद्धांत, महान व्यक्ति सिद्धांत, आकस्मिकता सिद्धांत या पाथ गोल सिद्धांत? इसका जो राइट आंसर है वो है महान व्यक्ति सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, परिस्थिति जन्य नेतृत्व में कौन सा तत्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? जो परिस्थिति जन्य नेतृत्व है, सिचुएशनल लीडरशिप होता है, तो कौन सा तत्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? ऑप्शन है, कर्मचारियों की कार्य करने की क्षमता और तत्परता, केवल नेता का अनुभव, संगठन की भौगोलिक स्थिति या संगठन के वित्तीय संसाधन? तो दोस्तों जो परिस्थितिजन्य नेतृत्व होता है ना, तो सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण होता है वो है कर्मचारियों की कार्य करने की क्षमता और तत्परता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावी नेता की सबसे महत्वपूर्ण संचार क्षमता क्या होती है? तो एक प्रभावी नेता की सबसे महत्वपूर्ण संचार क्षमता क्या होती है? प्रभावी सुनने और संवाद करने की क्षमता, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि कौन सा नेतृत्व सिद्धांत नेता और अनुयायियों के बीच संबंधों को प्राथमिकता देता है? वो कौन सा सिद्धांत है? विशेषता सिद्धांत, व्यवहार सिद्धांत, नेता सदस्य विनिमय सिद्धांत या महान व्यक्ति सिद्धांत? तो जो नेता और अनुयायियों के बीच संबंधों को प्राथमिकता देता है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, नेता सदस्य विनिमय सिद्धांत, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय नेतृत्व का मुख्य लाभ क्या होता है? लोकप्रिय नेतृत्व का मुख्य लाभ क्या होता है? यहाँ 4 ऑप्शन है, बड़े बड़े ऑप्शन हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ जो सही आंसर है वो मैं बता देता हूँ, वो है ऑप्शन नंबर ए, कि जो लोकप्रिय नेतृत्व का मुख्य लाभ है वो ये है कि कर्मचारी अधिक प्रेरित और संतुष्ट रहते हैं लोकप्रिय नेतृत्व से, जिसको पॉपुलर लीडरशिप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संस्थागत नेतृत्व का मुख्य कार्य क्या होता है?
इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप का मुख्य कार्य क्या होता है? तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी ए इसका राइट आंसर है कि संगठन की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, रणनीतिक नेतृत्व की मुख्य विशेषता क्या होती है? जो रणनीतिक नेतृत्व होती है इसकी मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन है केवल छोटे लक्ष्य निर्धारित करना, संगठन के दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजना बनाना, कर्मचारियों को अनुशासन में रखना, या संगठन में कोई परिवर्तन नहीं करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संगठन के दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजना बनाना रणनीतिक नेतृत्व की मुख्य विशेषता होती है। अगला क्वेश्चन है, नौकरशाही नेतृत्व ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। नौकरशाही नेतृत्व में निर्णय लेने की प्रक्रिया कैसी होती है? लचीली और त्वरित, कठोर और नियम आधारित, केवल व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर आधारित, या पूरी तरह से कर्मचारी उन्मुख। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, कठोर और नियम आधारित। जो नौकरशाही नेतृत्व होती है तो इसमें जो निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है वो कठोर और नियम आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है, अधिनायकवादी नेतृत्व ऑटोक्रेटिक लीडरशिप जिसको कहते हैं, अधिनायकवादी नेतृत्व की मुख्य विशेषता क्या होती है? ऑप्शन है कर्मचारियों को स्वतंत्र निर्णय लेने की अनुमति देना, नेतृत्व को साझा करना, संगठन में नवाचार को बढ़ावा देना, या सभी निर्णय केवल नेता द्वारा लिए जाना। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सभी निर्णय केवल नेता द्वारा लिए जाना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेतृत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करना, टीम के लक्ष्यों को प्राप्त करना, संघर्ष पैदा करना, या नियंत्रण बनाए रखना। तो दोस्तों नेतृत्व के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो है टीम के लक्ष्यों को प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व शैली जिसमें नेता टीम के सदस्यों की राय को महत्व देता है क्या कहलाती है? अधिनायकवादी नेतृत्व, लोकतांत्रिक नेतृत्व, मुक्त नेतृत्व, या परिवर्तनकारी नेतृत्व। तो दोस्तों नेतृत्व शैली में जिस नेता के द्वारा टीम के सदस्यों के राय को भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है उसको कहते हैं लोकतांत्रिक नेतृत्व, डेमोक्रेटिक लीडरशिप। अगला क्वेश्चन है, परिस्थितिजन्य नेतृत्व सिद्धांत के अनुसार एक प्रभावी नेता की विशेषता क्या होती है? तो इसका ऑप्शन दिया है, वह हर स्थिति में समान रूप से कार्य करता है, वह केवल अपने व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता देता है, वह परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति बदलता है, वह केवल अपने अधिकारों का प्रयोग करता है। तो जो परिस्थितिजन्य नेतृत्व सिद्धांत है उसके अनुसार जो प्रभावी नेता की विशेषता है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, वह परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति बदलता है, क्योंकि इसका नाम ही है परिस्थितिजन्य नेतृत्व सिद्धांत। तो परिस्थिति के अनुसार क्या करता है? अपनी रणनीति को बदलता रहता है। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों आप वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। मैं बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि अगर आप वीडियो आधी अधूरी देख करके छोड़ देंगे तो फिर आपका ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाएगा। और अगर आप ऐसा करेंगे कि थोड़ी सी वीडियो हमारी देखें, थोड़ी सी किसी और की देखें, किसी और की देखें, तो ऐसे में क्या है कि आपके पास बहुत सारा डाउट हो जाएगा। इसीलिए आप जिस भी वीडियो को देखें तो कंप्लीट देखें और कंपेयर करें, क्योंकि इस लेवल का क्वेश्चन आपको पूरे यूट्यूब में कोई नहीं देने वाला है दोस्तों। मैं जितने सिलेबस के जितने छोटे से छोटे टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक पर मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, ठीक है। तो ऐसा एक्सप्लेनेशन तो आपको नहीं मिलेगा, अगर मिलता है तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा। और कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं इसको भी आप हमको कमेंट करके बताइएगा, और कितने गलत होते हैं ये भी बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है ये कि एक कुशल नेता के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा माना जाता है? जो एक कुशल नेता होता है तो उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है, ऑप्शन है केवल तकनीकी ज्ञान, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और संचार कौशल, केवल कठोर अनुशासन बनाए रखना, कर्मचारियों से दूरी बनाए रखना। तो दोस्तों जो कुशल नेता होते हैं उनका जो महत्वपूर्ण गुण होता है वो क्या है? भावनात्मक बुद्धिमत्ता और संचार कौशल इनमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व में प्रभावी निर्णय लेने
का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है? जो लीडरशिप के अंदर सबसे इफ़ेक्टिव डिसीजन लेने का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो ऑप्शन है केवल अनुभव के आधार पर निर्णय लेना, टीम की भागीदारी और तथ्यों पर आधारित निर्णय लेना, केवल अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना, या निर्णय प्रक्रिया में केवल वरिष्ठ प्रबंधन को शामिल करना। तो जो नेतृत्व में प्रभावी निर्णय लेने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है ऑप्शन नंबर बी, टीम की भागीदारी और तथ्यों पर आधारित निर्णय लेना ही महत्वपूर्ण पहलू होता है अगर कोई प्रभावी निर्णय इफेक्टिव डिसीजन लेता है कोई लीडर। तो अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त नेतृत्व शैली का चयन किन कारकों पर निर्भर करता है? जो उपयुक्त नेतृत्व शैली है इनका चयन किन कारकों पर निर्भर करता है? ऑप्शन है संगठन की संरचना और टीम की प्रकृति, केवल नेता के व्यक्तित्व पर, केवल कर्मचारियों की संख्या पर, केवल संगठन के वित्तीय लक्ष्यों पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, संगठन की संरचना और टीम की प्रकृति पर। अगला क्वेश्चन है, आलोचनात्मक सोच क्रिटिकल थिंकिंग जिसको कहते हैं, आलोचनात्मक सोच नेतृत्व में क्यों महत्वपूर्ण होती है? तो यहाँ पे क्यों महत्वपूर्ण होती है? ऑप्शन है यह तर्कसंगत और सही निर्णय लेने में मदद करती है, इससे निर्णय प्रक्रिया में देरी होती है, यह केवल बौद्धिक लोगों के लिए उपयोगी होती है, यह संगठनात्मक विकास में बाधा बनती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह तर्कसंगत और सही निर्णय लेने में मदद करती है, इसलिए नेतृत्व में आलोचनात्मक सोच जो है तो महत्वपूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन है, सक्रिय नेतृत्व प्रोएक्टिव लीडरशिप जिसको कहते हैं, सक्रिय नेतृत्व का मुख्य लाभ क्या होता है? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यह संभावित समस्याओं को पहले से पहचानने और हल करने में मदद करता है। दोस्तों जो ऑप्शन बड़े बड़े हैं तो उन ऑप्शन को मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि आपको भी छोड़ देना है, आपको छोड़ना नहीं है। आप वीडियो पॉज करिए और फिर उन सभी ऑप्शन को पढ़िए, इसके बाद फिर आंसर सोचिए अपने मन में कि क्या ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन कौन सा होगा, और उसको टिक करते जाइए अपने कॉपी में। और लास्ट में आपको बताना है कि आपको टोटल कितने नंबर मिले हैं और आपको अभी तक कितना तैयारी करने की ज़रूरत है। और कुछ लोग पार्ट 4 की वीडियो के लिए डिमांड करते हैं दोस्तों, तो मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैं एक सीक्वेंस में जो है तो सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूँ। तो अभी एक चैप्टर तृतीय खंड का और आएगा, इसके बाद फिर हम चतुर्थ खंड में चलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम बीच बीच में छोड़ के करें। ठीक है, क्योंकि जो द्वितीय खंड में हमने मैथ और रीजनिंग का टॉपिक छोड़ा है वो इसीलिए छोड़ा है क्योंकि इधर के ताकि जल्दी से कवर हो जाएं, तो फिर उन दोनों टॉपिक को हम कवर करें। तो अब अगला क्वेश्चन है, महत्वाकांक्षी नेता विजनरी लीडर जिसको कहते हैं, महत्वाकांक्षी नेता का मुख्य कार्य क्या होता है? तो महत्वाकांक्षी नेता का मुख्य कार्य है कि संगठन के भविष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना और प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व में इमोशनल इंटेलिजेंस का कौन सा पहलू सबसे अधिक प्रभाव डालता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है स्वप्रबंधन, सामाजिक जागरूकता, संबंध प्रबंधन या स्वजागरूकता। तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस का जो पहलू है, कौन सा पहलू सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है नेतृत्व में, तो वो है संबंध प्रबंधन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का जो सबसे बड़ा लाभ है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, यह टीम को प्रेरित करता है और उनकी क्षमताओं को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व में कॉग्निटिव डाइवर्सिटी का क्या महत्व है? कॉग्निटिव डाइवर्सिटी का क्या महत्व है नेतृत्व में? अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यह टीम में विभिन्न विचारों और दृष्टिकोणों को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व में रिजिलियंस का क्या महत्व होता है? नेतृत्व में रिजिलियंस का क्या महत्व होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यह नेता को असफलताओं से उबरने और आगे बढ़ने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों ईएसवी बोर्ड के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाएगा वो एग्ज़ाम सेम इसी पैटर्न पे लिया जाएगा, इतने ही डीप लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए आप इन क्वेश्चन को रट लीजिए एक तरह से, अगर आपको मैनेजमेंट में 15 नंबर कवर करने हैं तो, क्योंकि हमने क्वेश्चन का जो लेवल उठाया है तो ईएसवी बोर्ड के आधार पर ही उठाया है, ठीक है। इसी लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा और कंप्लीट वीडियो देखिएगा, तभी आपका डाउट क्लियर होगा और आपको भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है और आपको भी कितनी तैयारी करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, नेतृत्व में क्रॉस कल्चरल लीडरशिप का सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण पहलू क्या है? क्रॉस कल्चरल लीडरशिप, तो इसका जो सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण पहलू है वो है ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों के साथ प्रभावी संवाद स्थापित करना। क्योंकि बात हो रही है क्रॉस कल्चरल लीडरशिप की, तो कल्चर यानी होता है संस्कृति, तो विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों के साथ जो प्रभावी संवाद स्थापित करना, ये सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण पहलू होता है क्रॉस कल्चरल लीडरशिप के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसी संगठन में प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो ऑप्शन है कठोर पदानुक्रम, प्रभावी संचार प्रणाली, कर्मचारियों की स्वतंत्रता, केवल उच्च प्रबंधन का नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रभावी संचार प्रणाली, इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, समन्वय एक सतत प्रक्रिया है जो संगठन के प्रत्येक स्तर पर आवश्यक होती है, यह परिभाषा किसने दी? समन्वय एक सतत प्रक्रिया है जो संगठन के प्रत्येक स्तर पर आवश्यक होती है, यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन है हेनरी फेयोल, पीटर ड्रकर, कर्ट लेविन और जेम्स डी मूनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जेम्स डी मूनी। अगला क्वेश्चन है, समन्वय का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो समन्वय का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है व्यक्तिगत और संगठनात्मक लक्ष्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करना, ये समन्वय का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए और यही होता भी है। अगला क्वेश्चन है, किसी समूह की प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्व कौन से हैं? तो किसी समूह की प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्व, ऑप्शन है समूह का आकार और संरचना, समूह के सदस्यों के बीच पारस्परिक विश्वास, स्पष्ट लक्ष्य और भूमिकाओं की परिभाषा, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने समूह गतिकी की अवधारणा प्रस्तुत की थी? किस मनोवैज्ञानिक ने समूह गतिकी ग्रुप डायनेमिक्स की अवधारणा प्रस्तुत की थी? ऑप्शन है अब्राहम मैस्लो, कर्ट लेविन, डगलस मैकग्रेगर और एल्टन मेयो। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कर्ट लेविन। कर्ट लेविन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने समूह गतिकी की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, किसी समूह में समूह विचारधारा की स्थिति कब उत्पन्न होती है? मतलब किसी ग्रुप में या किसी समूह में जो ग्रुप थिंकिंग है, समूह विचारधारा की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन है कि जब समूह में बहुत अधिक असहमति होती है, जब समूह में निर्णय लेने की प्रक्रिया में विविधता होती है, जब समूह के सदस्य एकरूपता बनाए रखने के लिए आलोचनात्मक सोच को छोड़ देते हैं, या जब समूह में बाहरी विचारों को प्राथमिकता दी जाती है। तो इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए दोस्तों? वीडियो पॉज करिए और इसका आंसर दीजिए, और अगर नहीं दे सकते हैं तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि जब समूह के सदस्य एकरूपता बनाए रखने के लिए आलोचनात्मक सोच को छोड़ देते हैं, तब समूह विचारधारा की स्थिति उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, टीम वर्क को प्रभावी बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? टीम वर्क को प्रभावी बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ऑप्शन है एकल नेतृत्व, स्पष्ट लक्ष्यों की परिभाषा, टीम सदस्यों की समान मानसिकता, या व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा।
तो टीम वर्क को प्रभावी करने का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है स्पष्ट लक्ष्यों की परिभाषा, क्लियर गोल डेफिनेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टीम वर्क की सफलता इस पर निर्भर करती है कि सदस्य आपसी मतभेदों को कैसे प्रतिबंधित करते हैं, यह किस सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन एक बार आप फिर से पढ़िए कि टीम वर्क की सफलता इस पर निर्भर करती है कि सदस्य अपनी आपसी मतभेदों को कैसे प्रबंधित करते हैं, यह किस सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन है संघर्ष प्रबंधन सिद्धांत, टीम प्रभावशीलता मॉडल, संगठनात्मक व्यवहार सिद्धांत या संचार सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, संघर्ष प्रबंधन सिद्धांत, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट थ्योरी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक टीम में हर सदस्य अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से जानता है और उसे प्रभावी रूप से निभाता है तो इसे क्या कहा जाता है। स्वायत्त टीम, भूमिका स्पष्टता, निष्क्रिय नेतृत्व या कार्य विभाजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमिका स्पष्टता, रोल क्लियरिटी। मतलब अगर किसी टीम में कई सारे सदस्य हैं और वो सभी सदस्य अपनी अपनी जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से जानते हैं कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो इसे जो कहा जाता है इसे भूमिका स्पष्टता या रोल क्लियरिटी कहा जाता है कि किनका क्या रोल है, ये सब क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी टीम वर्क को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो प्रभावी टीम वर्क को बढ़ावा देने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो क्या है, खुले और पारदर्शी संचार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप सख्त नियम और कठोर नियंत्रण करेंगे तो टीम वर्क को सबसे अच्छा ये नहीं माना जाता है, प्रभावी टीम वर्क नहीं हो पाएगा। कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत लाभ करेंगे तो भी प्रभावी टीम वर्क नहीं होगा, क्योंकि टीम की बात हो रही है। और अगर किसी एक कर्मचारी को आप ज़्यादा उसको प्रायोरिटी देंगे और एक को कम देंगे तो इसमें से टीम आपकी प्रभावित हो जाएगी। ठीक है, और सभी कार्यों का व्यक्तिगत रूप से निष्पादन ये भी संभव नहीं है। इसीलिए अगर आपको प्रभावी टीम वर्क को बढ़ावा देना है तो इसके लिए आपको खुले और पारदर्शी संचार करना जरूरी होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समन्वय कितने प्रकार के होते हैं, 2, 4, 6 या 8। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 2 प्रकार के समन्वय होते हैं। अब यहाँ पे हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि समन्वय 2 प्रकार के तो होते हैं, लेकिन वो कौन कौन से प्रकार हैं, उन प्रकारों के नाम लिखिए। आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि समन्वय 2 प्रकार का होता है तो कौन कौन सा है। इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे दीजिएगा, और अगर आपको आता है तो भी दीजिएगा, और अगर नहीं आता तो मुझे कमेंट करिएगा कि नहीं आता, तो मैं आपको इसका आंसर फिर दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और हाँ वीडियो दोस्तों लास्ट तक देखिएगा, ऐसे मज़ेदार क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इस लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे जिस लेवल के क्वेश्चन आपसे बोर्ड पूछने वाला है, आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी समन्वय के लिए कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी मानी जाती है। तो प्रभावी समन्वय के लिए जो सबसे प्रभावी रणनीति होती है वो होती है सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समन्वय संगठन का सार, यह कथन किसने दिया। समन्वय जो है तो संगठन का सार है, यह कथन किसने दिया है। कुंट्ज और ओडानेल, जॉर्ज टेरी, हेनरी फेयोल, लियोनार्ड वाइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कुंट्ज और ओडानेल। ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगठन में समन्वय को किस प्रकार से मापा जाता है। संगठन में समन्वय को किस प्रकार से मापा जाता है, इसका राइट आंसर है संचार की गुणवत्ता, संसाधनों के उपयोग और लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर संगठन के समन्वय को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समन्वय केवल प्रबंधन का कार्य नहीं है बल्कि यह संगठन के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। यह मत किस विचारक का है। ऑप्शन है मैक्स वेबर, लिंडल उर्विक, मैरी पार्कर फॉलेट या फ्रेडरिक टेलर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, मैरी पार्कर फॉलेट। इनका ये
विचार है, इनका ये मत है कि समन्वय केवल प्रबंधन का कार्य नहीं है, बल्कि यह संगठन के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। ये मैरी पार्कर फॉलेट का विचार है। अगला क्वेश्चन है, समन्वय का मूल उद्देश्य संगठन की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाना है। यह मत किसका है? हर्बर्ट साइमन, हेनरी फियोल, पीटर ड्रकर या एल्टन मेयो? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है पीटर ड्रकर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपातकालीन स्थितियों के दौरान सबसे प्रभावी नेतृत्व शैली क्या है? अगर आपातकालीन स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो उस दौरान सबसे प्रभावी नेतृत्व शैली कौन सी मानी जाती है? डेमोक्रेटिक, निरंकुश, अहस्तक्षेपफेयर या सहायक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निरंकुश। ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व में विशेषता सिद्धांत क्या होती है? नेतृत्व में विशेषता सिद्धांत क्या होती है? एक प्रभावी नेता की विशिष्ट विशेषताएं, एक प्रभावी और अप्रभावी नेता के बीच अंतर, एक नेता की सफलता, एक नेता की असफलता? तो इसका राइट आंसर है एक प्रभावी नेता की विशिष्ट विशेषताएं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकस्मिक सिद्धांत में किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं? तो आकस्मिक सिद्धांत में किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं? ऑप्शन है व्यक्तित्व पर, नेता की क्षमता पर, स्थितियों पर या मूल्य और नैतिकता पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्थितियों पर, क्योंकि आकस्मिक सिद्धांत की बात हो रही है ना। तो आकस्मिकता का सिद्धांत फ्रिट्ज एडलर ने दिया था और इन्होंने स्थिति पर ये आकस्मिक सिद्धांत दिया था। ठीक है, कि जब जैसी परिस्थिति रहे उस हिसाब से नेता को जो है तो अपनी रणनीति बदल लेनी चाहिए। ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, समूह या व्यक्तिगत निर्णय के लिए पूर्ण स्वतंत्रता बिना नेता की भागीदारी के डॉट के तहत है। समूह या व्यक्तिगत निर्णय के लिए पूर्ण स्वतंत्रता बिना नेता की भागीदारी के किसके तहत है? मुक्त लगाम शैली, निरंकुश शैली, लोकतांत्रिक शैली या नकारात्मक शैली? तो इसका राइट आंसर है मुक्त लगाम शैली, है ना। बिना नेता के भागीदारी के समूह या व्यक्तिगत निर्णय लेने की जो स्वतंत्रता है तो मुक्त लगाम शैली के तहत है। अगला क्वेश्चन है, किस नेतृत्व शैली में नेता अपने अनुयायियों को पुरस्कार देकर कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है? किस नेतृत्व शैली में ऐसा होता है कि जो नेता होता है तो अपने से जुड़े लोगों को पहले पुरस्कार देता है और पुरस्कार देने के बाद फिर कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है? तो ऑप्शन है नकारात्मक शैली, निरंकुश शैली, लोकतांत्रिक शैली या सकारात्मक शैली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निरंकुश शैली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संचार एक डॉट है। संचार क्या है? 1 वे प्रोसेस है, 2 वे प्रोसेस है, 3 वे प्रोसेस है या चौतरफा प्रक्रिया है? क्या है? तो दोस्तों जो संचार है जिसको इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं, तो कम्युनिकेशन किसी एक व्यक्ति के साथ तो होता नहीं है, ये क्या होता है? 2 वे कम्युनिकेशन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेप वाइन संचार डॉट संचार से जुड़ा है। ग्रेप वाइन संचार किससे जुड़ा है? ऊर्ध्वाधर, औपचारिक, अनौपचारिक या क्षैतिज? तो दोस्तों जो ग्रेप वाइन संचार होता है वो अनौपचारिक संचार से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण में इनकोडिंग का क्या अर्थ है? संप्रेषण में इनकोडिंग का क्या अर्थ है? संदेश को प्रतीकों में परिवर्तित करना, प्रतीकों को मशीन में परिवर्तित करना, संदेश प्रेषित करना या संदेश में पासवर्ड लगाना? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, संदेश को प्रतीकों में परिवर्तित करना। ये इनकोडिंग का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण की सही परिभाषा क्या है? संप्रेषण की सही परिभाषा क्या है? ऑप्शन दिया है, केवल मौखिक और लिखित संदेशों का आदान प्रदान, सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का प्रभावी आदान प्रदान, केवल आधिकारिक सूचनाओं का संचार या सूचना के प्रसार हेतु तकनीकी उपकरणों का उपयोग? तो संप्रेषण का जो सही परिभाषा है, जो
संप्रेषण को सही तरह से परिभाषित करता है तो वो है ऑप्शन नंबर बी, सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का प्रभावी आदान प्रदान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण की प्रकृति का सही रूप से वर्णन करता है? यह एक तरफा प्रक्रिया होती है, यह केवल औपचारिक होता है, यह एक सतत और द्विपक्षीय प्रक्रिया होती है, इसमें केवल लिखित संदेश होते हैं। तो जो संप्रेषण की प्रकृति का सही रूप से वर्णन करता है वो है ऑप्शन नंबर सी, यह एक सतत और द्विपक्षीय प्रक्रिया होती है। यह लगातार और द्विपक्षीय प्रक्रिया वाली प्रोसेस होती है संप्रेषण, यही संप्रेषण का नेचर होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व प्रभावी संप्रेषण का आवश्यक घटक नहीं है? तो कौन सा तत्व संप्रेषण का आवश्यक घटक नहीं है? ऑप्शन है संदेश का स्पष्ट होना, प्रेषक और प्राप्तकर्ता का समान सांस्कृतिक स्तर होना, केवल तकनीकी माध्यमों का उपयोग या संप्रेषण की प्रतिक्रिया। तो जो कौन सा तत्व जो है तो प्रभावी संप्रेषण का आवश्यक घटक नहीं है वो है केवल तकनीकी माध्यमों का उपयोग, ये आवश्यक घटक नहीं है प्रभावी संप्रेषण का। बाकी सभी हैं लेकिन ये केवल तकनीकी माध्यमों का उपयोग ये इसका आवश्यक घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण के माध्यम का एक प्रकार नहीं है? तो संप्रेषण के माध्यम का एक प्रकार क्या नहीं है? दृश्य माध्यम, मौखिक माध्यम, सांकेतिक माध्यम या निष्क्रिय माध्यम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, निष्क्रिय माध्यम। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण अवरोध। संप्रेषण अवरोध का सबसे सटीक अर्थ क्या है? सूचना के सफलतापूर्वक आदान प्रदान की प्रक्रिया, संदेश प्राप्त करने में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयाँ, केवल शारीरिक विकारों के कारण उत्पन्न बाधाएं, संदेशों का गलत व्याख्या किया जाना। तो यहाँ पे दोस्तों संप्रेषण अवरोध का जो सटीक अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर बी, संदेश प्राप्त करने में संदेश प्राप्त करने में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयाँ संप्रेषण अवरोध का सबसे सटीक अर्थ माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण में सांस्कृतिक अवरोध का कब उत्पन्न होते हैं? संप्रेषण में जो सांस्कृतिक अवरोध उत्पन्न होते हैं वो कब उत्पन्न होते हैं? जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से हों, जब दोनों के भाषा कौशल समान हो, जब भाषा, विश्वास या परंपराओं में अंतर हो, या जब संचार केवल लिखित रूप में हो। तो संप्रेषण में सांस्कृतिक अवरोध तब उत्पन्न होते हैं दोस्तों जब भाषा, विश्वास या परंपराओं में अंतर होता है तब। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कारक प्रभावी संप्रेषण के लिए आवश्यक नहीं है? स्पष्टता, संक्षिप्तता, शोर या संदर्भ। तो प्रभावी संप्रेषण के लिए जो आवश्यक नहीं है वो है नॉइज, शोर, ऑप्शन नंबर सी। बाकी अगर आप कोई संप्रेषण कार्य करते हैं, प्रभावी संप्रेषण करते हैं तो इसमें स्पष्टता जरूरी है, संक्षिप्तता भी जरूरी है और रेफरेंस, संदर्भ भी जरूरी है। लेकिन शोर इसमें आवश्यक नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो संप्रेषण है वो लिखित होगा, ठीक है, या तो मौखिक होगा। अगर मौखिक है तो आमने सामने है, लिखित है तो किसी तरह से भी ईमेल भी हो सकता है, ठीक है, और कागज़ में भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे जो प्रभावी संप्रेषण है तो यहाँ पे आवश्यक नहीं है ये शोर, नॉइज। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण में फीडबैक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? संप्रेषण में जो फीडबैक दिया जाता है, प्रतिक्रिया जिसको कहते हैं, तो संप्रेषण में फीडबैक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? केवल प्रेषक की पहचान करना, संदेश की पुष्टि और सुधार करना, संदेश को गलत साबित करना या सूचना को गोपनीय रखना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि संप्रेषण में फीडबैक का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि संदेश की पुष्टि और सुधार करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संगठन में सूचना केवल शीर्ष स्तर से निचले स्तर तक संप्रेषित होती है तो इसे क्या कहा जाएगा? क्षैतिज संप्रेषण, अनौपचारिक संप्रेषण, अधोलंबी संप्रेषण या प्रतिलोम संप्रेषण। तो यदि कोई किसी संगठन में सूचना शीर्ष लेवल से, मतलब कि हाई लेवल से लो लेवल में आती है तो इसको कहते हैं अधोलंबी संप्रेषण, डाउनवर्ड संप्रेषण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, प्रभावी संप्रेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? तो प्रभावी संप्रेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? ऑप्शन है केवल लिखित माध्यम का उपयोग, जटिल और तकनीकी भाषा का प्रयोग, संप्रेषण के उद्देश्य की स्पष्टता, केवल एक ही संचार माध्यम का उपयोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, संप्रेषण के उद्देश्य की स्पष्टता। ये बहुत ज़रूरी होता है प्रभावी संप्रेषण के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का संप्रेषण शारीरिक इशारों, चेहरे के भाव और संकेतों पर आधारित होता है? मौखिक संप्रेषण, गैर मौखिक संप्रेषण, डिजिटल संप्रेषण या तकनीकी संप्रेषण? तो जो संप्रेषण शारीरिक इशारों या चेहरे के भाव या एक्सप्रेशन पर आधारित होते हैं उनको कहते हैं गैर मौखिक संप्रेषण। जो बोलकर नहीं, सिर्फ इशारों से संप्रेषित किया जाता है उसको गैर मौखिक संप्रेषण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण अवरोध का प्रकार नहीं है? शारीरिक अवरोध, मनोवैज्ञानिक अवरोध, प्रशासनिक अवरोध या भाषाई अवरोध? तो संप्रेषण अवरोध का प्रकार जो नहीं है वो है प्रशासनिक अवरोध। ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजीकरण किस प्रकार के संप्रेषण से सबसे अधिक प्रभावित होता है? सामाजीकरण किस प्रकार के संप्रेषण से सबसे अधिक प्रभावित होता है? व्यक्तित्व संप्रेषण, अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण, तकनीकी संप्रेषण या पारस्परिक संप्रेषण? तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है सोशलाइजेशन की, सामाजीकरण की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, पारस्परिक संप्रेषण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रेषक का उच्चारण अस्पष्ट हो, मतलब स्पष्ट नहीं हो, यदि प्रेषक का उच्चारण अस्पष्ट हो तो यह किस प्रकार का संप्रेषण अवरोध कहलाएगा? शारीरिक अवरोध, भाषाई अवरोध, मनोवैज्ञानिक अवरोध या संगठनात्मक अवरोध? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है भाषाई अवरोध। उच्चारण अगर स्पष्ट तरीके से नहीं है तो इसको भाषाई अवरोध ही कहेंगे। शारीरिक का तो कोई संबंध ही नहीं है, मनोवैज्ञानिक ही नहीं, संगठनात्मक भी नहीं, तो इसका क्या है? भाषाई अवरोध। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संप्रेषण एक दिशा में प्रवाहित होता है और फीडबैक की आवश्यकता नहीं होती? कौन सा संप्रेषण है जो एक ही दिशा में प्रवाहित होता है और जिसमें फीडबैक की आवश्यकता भी नहीं होती? द्विपक्षीय संप्रेषण, अर्ध द्विपक्षीय संप्रेषण, एक पक्षीय संप्रेषण या विकेंद्रीकृत संप्रेषण? तो इसका राइट आंसर है एक पक्षीय संप्रेषण। जब एक पक्षीय संप्रेषण होगा तो इसमें फीडबैक की क्या आप इसमें गुंजाइश करोगे? कोई फीडबैक तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है। अगर द्विपक्षीय संप्रेषण होता तब फिर आप फीडबैक की आवश्यकता समझ सकते थे, लेकिन अगर एक पक्षीय संप्रेषण वन वे हो रहा है, ठीक है, तो इसमें फिर फीडबैक की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, शोर, नॉइज। शोर किस प्रकार के संप्रेषण अवरोध का उदाहरण हो सकता है? भौतिक अवरोध, भाषाई अवरोध, मनोवैज्ञानिक अवरोध या सांस्कृतिक अवरोध? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भौतिक अवरोध। किसी स्थान पर अगर कोई संप्रेषण का कार्य हो रहा है तो वहाँ पे जो शोर है, तो शोर जो है तो संप्रेषण अवरोध का उदाहरण हो सकता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा माध्यम अत्यधिक व्यक्तिगत और पारस्परिक संप्रेषण के लिए सबसे उपयुक्त है? कौन सा माध्यम अत्यधिक व्यक्तिगत और पारस्परिक संप्रेषण के लिए सबसे उपयुक्त है? ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन वार्ता या आमने सामने संवाद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आमने सामने संवाद। किसी से अगर आपको व्यक्तिगत और पारस्परिक संप्रेषण करना है तो आमने सामने बातचीत करना ज़्यादा सही होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जब संप्रेषण में पूर्व धारणाएं बाधा उत्पन्न करती हैं तो यह किस प्रकार का अवरोध होता है? भौतिक अवरोध, संगठनात्मक अवरोध, मनोवैज्ञानिक अवरोध या तकनीकी अवरोध? आप जो क्वेश्चन है एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि जब संप्रेषण में पूर्व धारणाएं बाधा उत्पन्न करती है तो यह किस प्रकार का अवरोध होता है? भौतिक अवरोध, संगठनात्मक अवरोध, मनोवैज्ञानिक अवरोध या तकनीकी अवरोध? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मनोवैज्ञानिक अवरोध। जो पूर्व की धारणाएं बनी हुई हैं
तो ये मनोवैज्ञानिक अवरोध के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ है? संप्रेषण प्रक्रिया में डिकोडिंग, देखिए इसके पहले आप इनकोडिंग पढ़े थे कि संप्रेषण प्रक्रिया में इनकोडिंग क्या होता है। अब संप्रेषण प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन है संदेश को इनक्रिप्ट करना, संदेश को समझना और उसकी व्याख्या करना, संदेश को गोपनीय रखना या संदेश को फिर से भेजना। तो दोस्तों डिकोडिंग का मतलब होता है संदेश को समझना और उसकी व्याख्या करना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण में संदेश का सही अर्थ क्या है? संप्रेषण में संदेश का सही अर्थ क्या होता है? केवल लिखित सूचना, या वह सामग्री जो प्रेषक द्वारा भेजी जाती है, केवल मौखिक कथन, केवल दृश्य संकेत। तो संप्रेषण में जो संदेश का सही अर्थ है वह होता है कि वह सामग्री जो प्रेषक द्वारा भेजी जाती है वही संदेश होता है। अब प्रेषक द्वारा कुछ भी भेजा जा सकता है, लिखित रूप में भेजा जा सकता है और ऑडियो के रूप में भेजा जा सकता है, वीडियो के रूप में भेजा जा सकता है, ठीक है, कोई पिक्चर या इमेज के फॉर्मेट में भेजा जा सकता है, वो सब क्या है? संदेश ही है, ठीक है। तो वह सामग्री जो प्रेषक द्वारा भेजी जाती है उसी को संप्रेषण के संदेश कहा जाता है। संदेश का सही अर्थ वही है। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण मॉडल का उद्देश्य क्या होता है? संप्रेषण मॉडल का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संचार प्रक्रिया की जटिलताओं को समझना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, शैनन वीवर संप्रेषण मॉडल में प्रमुख अवरोध क्या माना जाता है? संगठनात्मक बाधा, शोर, सांस्कृतिक अंतर या मनोवैज्ञानिक प्रभाव? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, शोर, नॉइज। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संप्रेषण अनौपचारिक नेटवर्क का उदाहरण है? कौन सा संप्रेषण अनौपचारिक नेटवर्क का उदाहरण है? तो यहाँ पे है रेडियो प्रसारण, ईमेल संवाद, अफवाहें या सरकारी आदेश। अफवाहें को दोस्तों ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। जो दूसरा या तीसरा क्वेश्चन आप लोगों ने देखा था ग्रेप वाइन पर, तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन को अफवाह कहते हैं, ठीक है। तो अनौपचारिक नेटवर्क का जो उदाहरण है वो है अफवाहें, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन है, फीडबैक की अनुपस्थिति में संप्रेषण किस प्रकार का होता है? प्रत्यक्ष संप्रेषण, पूर्ण संप्रेषण, एक पक्षी संप्रेषण या द्विपक्षीय संप्रेषण। अगर किसी संप्रेषण में फीडबैक नहीं आया है तो ये किस प्रकार का संप्रेषण हो सकता है? तो ये होगा एक पक्षीय संप्रेषण, ठीक है। इसके देखिए क्वेश्चन को आप किस तरह से आपको घुमा फिरा के दे रहा है। वो एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर रही है तो उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपसे किस तरह से पूछ रहा है ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिजिकल संप्रेषण अवरोध का उदाहरण क्या हो सकता है? भाषा में भिन्नता, खराब इंटरनेट कनेक्शन, सांस्कृतिक पूर्व धारणाएं या गलत जानकारी। तो फिजिकल संप्रेषण अवरोध का जो उदाहरण है वो है खराब इंटरनेट कनेक्शन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व प्रभावी संप्रेषण को बाधित कर सकता है? तो कौन सा तत्व है जो प्रभावी संप्रेषण को बाधित करता है? वो है अधिक जटिल भाषा। अगर अधिक जटिल भाषा का उपयोग करते हैं जो सामने वाला समझ ही नहीं रहा है तो आपका ये जो संप्रेषण है तो प्रभावी तरीके से नहीं हो पाएगा। ये प्रभावी संप्रेषण को बाधित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी संप्रेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? प्रभावी संप्रेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? संदेश की प्रासंगिकता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्रॉस सांस्कृतिक संप्रेषण में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? अब देखिए यहाँ पे क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन आपने देखा था ना, अब उसी क्वेश्चन को यहाँ पे फिर से घुमा दिया है कि क्रॉस सांस्कृतिक संप्रेषण में सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तो अब इसका आंसर अगर आप पिछले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के और दिए होंगे तो इसका आंसर सामने दिख रहा है। इसका क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सांस्कृतिक भिन्नताएं और पूर्व धारणाएं क्रॉस सांस्कृतिक संप्रेषण की सबसे बड़ी चुनौती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी संगठन में कर्मचारियों के बीच गलतफहमियां बढ़ जाती हैं तो यह किस प्रकार के अवरोध का संकेत है?
तो ये किस प्रकार का अवरोध का संकेत है? ये है संगठनात्मक अवरोध। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संप्रेषण एक औपचारिक संचार का उदाहरण है? औपचारिक की बात कर रहा है, अनौपचारिक की नहीं। तो कौन सा संप्रेषण एक औपचारिक संचार का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है सरकारी नीति का परिपत्र। ये सरकारी नीति का परिपत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई संदेश गलत अर्थ में ग्रहण किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? गलत संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण, औपचारिक संप्रेषण या निष्क्रिय संप्रेषण? तो दोस्तों, जब कोई गलत संदेश गलत अर्थ में ग्रहण किया जाता है जब कोई संदेश, तो इसको गलत संप्रेषण ही कहा जाता है। ठीक है, और इसको कुछ नहीं कहा जाता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण में एक्टिव लिसनिंग का क्या महत्व है? संप्रेषण में एक्टिव लिसनिंग का क्या महत्व है? तो एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि संदेश को ध्यानपूर्वक सुनना और प्रतिक्रिया देना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगठनात्मक संप्रेषण में अधोलंबी संचार का सबसे उपयुक्त उदाहरण क्या है? अभी बात आई थी ना अधोलंबी का, ठीक है, डाउनवर्ड का। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन फिर से घुमा दिया है कि संगठनात्मक संप्रेषण में अधोलंबी संचार का सबसे उपयुक्त उदाहरण क्या है? ऑप्शन है कर्मचारी से प्रबंधक को रिपोर्ट भेजना, प्रबंधक से कर्मचारियों को निर्देश देना, दो सहकर्मियों के बीच सामान्य वार्तालाप या बाहरी एजेंसियों को जानकारी भेजना। तो इसका जो राइट आंसर है कि प्रबंधक से कर्मचारियों को निर्देश देना ही क्या कहलाता है? अधोलंबी कहलाता है। और यही क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछा गया था कि जब किसी संगठन के शीर्ष से अपने अनुयायियों को कोई मैसेज दिया जाता है, कोई संदेश दिया जाता है, कोई निर्देश दिया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? उसको अधोलंबी कहा जाता है। अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन को घुमा दिया कि संगठनात्मक संप्रेषण में अधोलंबी संचार का सबसे उपयुक्त उदाहरण क्या है? तो अभी ये देखिए प्रबंधक, अब चूंकि प्रबंधक जो होता है तो ये शीर्ष पर ही होता है, ठीक है, मैनेजमेंट होता है और मैनेजमेंट के अंतर्गत कर्मचारी काम करते हैं। तो अगर मैनेजमेंट से कर्मचारियों को कोई निर्देश प्राप्त होता है तो इसको अधोलंबी कहा जाता है, डाउनवर्ड कहा जाता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अधोलंबी संचार कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको घुमा के और पूछा जा सकता है दोस्तों। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यदि एक विज्ञापन में छवि का उपयोग करके संदेश दिया जाता है तो यह कौन सा संप्रेषण है? छवि यानी फोटो, इमेज। तो ये क्या है? मौखिक संप्रेषण है, लिखित संप्रेषण है, दृश्य संप्रेषण है या श्रव्य संप्रेषण है? तो अब चूँकि फ़ोटो की बात हो रही ना, छवि का उपयोग करके संदेश दिया गया है, तो अगर कोई फ़ोटो भेजा है और फ़ोटो के माध्यम से कोई संदेश दिया है तो उस फ़ोटो को ना तो आप मौखिक रूप से उसको पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, क्या कर सकते हैं? सिर्फ दृश्य कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दृश्य संप्रेषण। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति किसी सभा में भाषण देते समय आत्मविश्वास की कमी के कारण प्रभावी ढंग से नहीं बोल पाता तो यह किस प्रकार का अवरोध है? क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है दोस्तों, पढ़िए इसको ध्यान से और इसका आंसर आप अपने से दीजिए। देखते हैं कि आपका नॉलेज लेवल क्या है। वीडियो पॉज करिए और इसका आंसर आपको अपने से देना है। यदि कोई व्यक्ति किसी सभा में भाषण देते समय आत्मविश्वास की कमी के कारण प्रभावी ढंग से नहीं बोल पाता तो यह किस प्रकार का अवरोध है? संगठनात्मक अवरोध, मनोवैज्ञानिक अवरोध, भाषाई अवरोध या तकनीकी अवरोध? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोवैज्ञानिक अवरोध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डेटा प्राइवेसी किस प्रकार के संप्रेषण अवरोध का कारण बन सकता है? तो डेटा प्राइवेसी जो है तो ये किस प्रकार के संप्रेषण अवरोध का कारण बन सकता है? कानूनी और नैतिक अवरोध। अगला क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया संप्रेषण में कौन सा तत्व शामिल नहीं होता है? टेक्स्ट, ध्वनि, वीडियो या टेलीपैथी? तो दोस्तों मल्टीमीडिया में टेक्स्ट भी शामिल होता है, ध्वनि भी शामिल होता है, वीडियो भी शामिल होता है, लेकिन टेलीपैथी शामिल नहीं होता, इसलिए टेलीपैथी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी संगठन में
संचार की प्रक्रिया अधिक जटिल हो जाती है और संदेशों का प्रवाह बाधित होता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है संगठनात्मक अवरोध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण में रिसीवर की भूमिका क्या होती है? जो संप्रेषण है उसमें रिसीवर की भूमिका क्या होती है? संदेश प्राप्त करना और उसे समझना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी कंपनी में संचार केवल शीर्ष प्रबंधन से निम्न स्तर के कर्मचारियों तक किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन घुमा दिया, ठीक है, कि जब कंपनी में संचार केवल शीर्ष प्रबंधन से निम्न स्तर के कर्मचारियों तक जाता है। अब देखिए शीर्ष प्रबंधन क्या है? प्रबंधक है ना, और निम्न स्तर जो कर्मचारी या अनुयायी होते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? अधोलंबी संप्रेषण, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक कर्मचारी अपने सुझाव प्रबंधक को भेजता है तो यह किस प्रकार का संप्रेषण है? अभी देखिए, अभी शीर्ष से, ये पिछला क्वेश्चन क्या था कि शीर्ष प्रबंधन से निम्न स्तर पे कर्मचारियों तक कोई अगर मान लीजिए कि यहाँ पे संचार भेजा जाता है तो उसको अधोलंबी कहा जाता है, और यदि एक कर्मचारी अपने सुझाव प्रबंधक को भेजता है तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आरोही संप्रेषण। ठीक है, आरोही संप्रेषण इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर शीर्ष से आता है तो अधोलंबी, और अगर डाउन से ऊपर जाता है ना, किसी कर्मचारी के सुझाव प्रबंधक को जाता है तो इसको आरोही संप्रेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारस्परिक संचार का उदाहरण है? टीवी विज्ञापन, समाचार पत्र, व्यक्तिगत साक्षात्कार या रेडियो प्रसारण? तो जो पारस्परिक संचार है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, इसका उदाहरण है व्यक्तिगत साक्षात्कार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया में शोर का क्या प्रभाव है? तो संचार प्रक्रिया में जो शोर का प्रभाव है वो है संदेश के अर्थ को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कारक मनोवैज्ञानिक संचार अवरोध का कारण बन सकता है? खराब इंटरनेट कनेक्शन, पूर्वाग्रह, भाषा का ज्ञान, स्पष्ट उच्चारण? तो इसका राइट आंसर है पूर्वाग्रह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व प्रभावी संप्रेषण का सबसे बड़ा संकेतक है? अस्पष्टता, फीडबैक, लंबी अवधि का संचार या एक तरफा संवाद? तो प्रभावी संप्रेषण का सबसे बड़ा संकेतक है फीडबैक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई संदेश संस्कृति, भाषा और धारणाओं के कारण गलत समझा जाता है तो यह कौन सा अवरोध है? ठीक है, अब देखिए यहाँ फिर से एक उसी क्वेश्चन को घुमा दिया है ना। ऑप्शन आप इसके पहले ये क्वेश्चन कर चुके हैं लेकिन दूसरी तरह से किए हैं, अब यहाँ पे उसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से घुमाया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सांस्कृतिक अवरोध। किसी संदेश को अगर समझने में सांस्कृतिक, भाषा और धारणाओं के कारण गलत समझा जाता है तो जाहिर सी बात है कि ये जो अवरोध है तो सांस्कृतिक अवरोध कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संचार में एनकोडिंग का कार्य कौन करता है? एनकोडिंग तो होता है पर कार्य करता कौन है? सेंडर, रिसीवर, इंटरमीडियरी या लिसनर? तो इसका राइट आंसर है प्रेषक। सेंडर जो भेजता है वही एनकोड करके भेजता है। अगला क्वेश्चन है कि जब संचार प्रक्रिया में संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता है तो यह किस प्रकार का संप्रेषण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एक पक्षीय संप्रेषण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मौखिक संप्रेषण का एक प्रमुख लाभ क्या है? तो मौखिक संप्रेषण का एक प्रमुख लाभ क्या है? यह तुरंत फीडबैक की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अगर आप किसी के साथ मौखिक संप्रेषण कर रहे हैं तो यह क्या होता है, आप जो भी पूछेंगे वो तुरंत आपको फीडबैक मतलब आपको आंसर देगा। यह इसका लाभ है, यह तुरंत फीडबैक की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन है, गैर मौखिक संचार में कौन सा तत्व शामिल नहीं होता है? शारीरिक हाव भाव, लिखित पत्र, नेत्र संपर्क या चेहरे का भाव? देखिए मौखिक की बात नहीं कर रहा है, मौखिक मतलब बोलकर। गैर मौखिक मतलब यहाँ पे बोलना नहीं है और लिखना भी नहीं है, गैर मौखिक है। तो गैर मौखिक में
कौन सा तत्व शामिल नहीं है? लिखित पत्र शामिल नहीं है। बाकी शारीरिक हाव भाव शामिल है, नेत्र संपर्क और चेहरे का भाव, चेहरे का एक्सप्रेशन, ये भी शामिल है। लेकिन लिखित पत्र जो है तो वो लिखित कम्युनिकेशन या राइटिंग कम्युनिकेशन होता है। गैर मौखिक में इसका तत्व शामिल नहीं है, यह है लिखित पत्र। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक संगठन में क्षैतिज संचार हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का उदाहरण क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक विभाग के दो प्रबंधकों के बीच वार्तालाप। एक विभाग के दो प्रबंधकों के बीच अगर वार्तालाप हो रहा है, इसको क्षैतिज संचार या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संचार में पारदर्शिता का क्या तात्पर्य है? संचार में पारदर्शिता का तात्पर्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है सटीक, स्पष्ट और खुली जानकारी प्रदान करना संचार में पारदर्शिता का मतलब होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी सार्वजनिक संचार के लिए मुख्य कारक क्या है? प्रभावी सार्वजनिक संचार के लिए जो मुख्य कारक है वो है आकर्षक बॉडी लैंग्वेज और स्पष्टता। ये इसका राइट आंसर है। दोस्तों, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके टोटल कितने नंबर के सही हुए हैं, ठीक है। और वीडियो आप कंटिन्यू देखिए, लगातार देखिए और पूरी सीरीज की वीडियो देखिए अगर आपको महिला पर्यवेक्षक सुपरवाइज़र की तैयारी करनी है अच्छे से और सिलेक्शन पाना है तो। अगला क्वेश्चन है, किस स्थिति में संकेतों और प्रतीकों का उपयोग करके संप्रेषण किया जाता है? किस स्थितियों में संकेतों और प्रतीकों का उपयोग करके संप्रेषण किया जाता है? ऑप्शन है, जब मौखिक संचार संभव नहीं हो, जब संदेश को गोपनीय रखना हो, केवल डिजिटल संचार में, जब प्राप्तकर्ता संचार में रुचि ना ले। इसका राइट आंसर है कि जब मौखिक संचार संभव ना हो तब क्या किया जाता है? संकेतों और प्रतीकों का उपयोग करके संप्रेषण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब एक शिक्षण संस्थान अपने छात्रों को नए नियमों की सूचना देता है तो यह किस प्रकार का संचार है? आंतरिक संचार है, बाहरी संचार है, अनौपचारिक संचार है या एक तरफा संचार है? तो ये है दोस्तों इंटरनल कम्युनिकेशन, आंतरिक संचार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला है कि जब कोई व्यक्ति समूह को संबोधित करता है, जब कोई व्यक्ति किसी समूह को संबोधित करता है तो इसे क्या कहा जाता है? पारस्परिक संप्रेषण, समूह संप्रेषण, आंतरिक संप्रेषण या औपचारिक संप्रेषण? तो इसको कहा जाता है समूह संप्रेषण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्रभावी वक्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है? जो एक प्रभावी वक्ता होता है इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? केवल जोर से बोलना, आत्मविश्वास और स्पष्टता, लंबा भाषण देना या जटिल भाषा का उपयोग करना? नहीं, जो एक प्रभावी वक्ता होता है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है आत्मविश्वास और स्पष्टता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो दोस्तों, इस तरह से 130 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपके टोटल कितने नंबर के सही हुए हैं। और दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप महिला पर्यवेक्षक के पूरे सिलेबस का प्रश्न उत्तर चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम अपने चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में पूरा सीरीज डाल चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और मिलते हैं हम अपने अगले चैप्टर में एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।